रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर, तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइएगा कि इतिहास में इसका क्या महत्व है। देखिए सर, अमूमन मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जब भी बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को जो शुरू माना गया है, जो उसकी स्टार्टिंग मानी गई है, जो उसका प्रारंभ माना गया है, वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही माना गया है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ही भारत के आजादी की लड़ाई प्रारंभ होती है। इसके पहले की जो भी दास्तां है वो भारत को गुलाम बनाने की दास्तां है। इसी रिवॉल्ट ने पूरे भारतीय जनमानस में आम व्यक्ति के भीतर, भारतीय आम व्यक्ति के भीतर, राजाओं के भीतर, नवाबों के भीतर और भारतीय सैन्य वर्ग में एक एकता को प्रतिस्थापित किया। उनके भीतर आजादी क्या होती है, इंडिपेंडेंस जैसा भी कोई चीज होता है, उसको जगाया और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। लोग कहते हैं कि यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप 1857 में देखेंगे तो आपको ये असफल दिखेगा, लेकिन जब आप 1857 से 1947 तक बढ़ेंगे, वो जो 90 साल है, उस 90 साल के संघर्ष का ये नींव है, भारतीय आजादी का ये बेस है। ओके ओके मृत्युंजय जी, हम लोग छोटे छोटे सेशन से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि एक फ्रीडम स्ट्रगल का एक ये बेस तैयार हुआ यहाँ से। हाँ, ये माइलस्टोन है, ये बेस है, उसका पिलर है ये। अच्छा अच्छा, पिलर है और एक तरह का वाटर शेड है, जब यहाँ से एक जन चेतना जाग गई थी कि अपने अधिकार, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़े। बहुत खूब। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से लेकर के। तो पहला क्वेश्चन जो अभी सामने में है वो है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट मेरठ, बैरकपुर, अंबाला, लखनऊ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि मंगल पांडे के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण दीजिएगा कि इतना उन्होंने क्या चमत्कार किया कि उनको इतना ज्यादा हम वेटेज देते हैं अपनी हिस्ट्री में। सर, मंगल पांडे का भारतीय इतिहास में और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में अपना एक अहम स्थान था, जो आने वाले युगों युगों तक उनके कृत्यों की वजह से अमर रहेगा। प्यारे बच्चों, ये सवाल उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2002 में, और कहा कि मंगल पांडे की जो घटना है वो कहाँ पे हुई। पहले समझिए कि घटना क्या थी और हुआ क्या था, क्योंकि जब भी आप एमसीक्यू करेंगे उसके पीछे का अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा, अगर उसके पीछे की पूरी घटना पता होगी, तो आप उस एक एमसीक्यू पे तमाम आने वाले सवाल भी कर लेंगे। हुआ यह था कि दिसंबर 1856 में अंग्रेजों ने एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम था रॉयल एनफील्ड या एनफील्ड राइफल। रॉयल इसलिए था क्योंकि वो वहां के राजा के आदेश पर लाया गया था। आज उसी के नाम पे वो बुलेट वाली गाड़ी जो है, जो स्पीड के लिए जानी जाती है, दरअसल इसकी मारक क्षमता, इसकी वेधन क्षमता बड़ी ज्यादा थी। और इसके साथ एक कंट्रोवर्सी ये था कि इसका जो बुलेट था, इसका जो कार्ट्रिज था, कारतूस था, उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी, जिससे कि दांत से छील करके फिर उस राइफल में लोड करके फायर करना होता था। अब एक बड़ी विडंबना यह भी थी कि हमारे के यहाँ या तो सेना में हिंदू या मुसलमान जो भारतीय सैनिक थे। अब अगर हिंदू है तो गाय की चर्बी को मुंह नहीं लगाएगा, और अगर मुस्लिम है तो सूअर की चर्बी को मुंह नहीं लगाएगा, और बिना उस चर्बी को हटाए बंदूक फायर नहीं होगी, राइफल फायर नहीं होगी। लाया क्यों गया था? ताकि इसकी क्षमता, इसका जो रेंज था वो बढ़ा जा सके। और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सर फिर उस पर चर्बी क्यों लगाई? इसलिए कि उसे नमी से बचाया जा सके, उसे मॉइस्चर से बचाया जा सके, मॉइस्चर के संपर्क में वो ना आ पाए, इसके लिए गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई। जैसे ही ये बात मालूम चला, तो सबसे पहले ये बात मालूम चली थी बंगाल में, और बंगाल में 3 जगहों पे बारी बारी से धमाके हुए, विद्रोह हुआ। सबसे पहले 23 जनवरी को हुआ, कहां? बहरामपुर में। फिर हुआ 26 फरवरी को दमदम में, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो पाया था, वहां के सैनिकों ने मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। और जब सैनिकों ने मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे, तो वहां पे विद्रोह को दबा दिया गया तुरंत। मंगल पांडे साहब ने क्या किया? ये समय है 29 मार्च सन 1857, और जब आदेश दिया गया कि भाई बंदूक चलाओ, तो लोगों ने भी मना कर दिया।
34 इन्फेंट्री बटालियन, ये भी पूछा हुआ सवाल है कि मंगल पांडे बेसिकली कहां किस बटालियन के थे, तो 34 इन्फेंट्री बटालियन के थे। मंगल पांडे वाराणसी के बलिया के रहने वाले थे और सेना में बंगाल में पोस्टेड थे। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया। अब अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम नहीं चलाओगे बंदूक तो हम चलाएंगे और हम सीधा तुम्हारी खोपड़ी पे निशाना लगाएंगे। मंगल पांडे को गुस्सा आया क्योंकि अंग्रेज हमें गालियां दे रहे हैं और उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। उन्होंने हमारे देश, धर्म, मजहब, हमारे रक्त को भी गाली दी, खून को भी गाली दी। मंगल पांडे का खून खौला और उसने उठाया बंदूक, छीला और लगा दिया निशाना। मेजर सार्जेंट ह्यूरॉन, एक हवलदार था, उसे मार दिया। पकड़ लिया लोगों ने। पकड़ने के बाद उसको पेश किया गया मंगल पांडे को एक बड़े अधिकारी के पास, लेफ्टिनेंट जनरल बाग नाम था। बाग के ने भी उन्हें गाली दी तो बाग को उन्होंने मल्ल युद्ध में मार दिया, पटक पटक के मार दिया। और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने इस विद्रोह का सूत्रपात किया। इस चिंगारी में माचिस लगाने वाले, आग लगाने वाले मंगल पांडे थे, इसीलिए उन्हें इस क्रांति का हीरो, प्रणेता, नायक भी कहा जाता है। बहुत खूब सर, आपने तो ऐसी जानकारी दी जो कि एनसीईआरटी के उन सब उसमें भी नहीं है, कितने डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मंगल पांडे एक तो 1857 हमारे लिए फंडामेंटल इंडिपेंडेंस की जो फ्रीडम स्ट्रगल उसके लिए फाइट कर रहा है और मंगल पांडे उसके नेतृत्व पहली बार मतलब किसी ने डेयर किया कि इस किसी ने पहले बार डेयर किए और बड़े पैमाने पर किए। तो वो किस कंटेनमेंट एरिया से एसोसिएटेड थे? मेरठ, बैरकपुर और 34। अच्छा हाँ, सवाल के बाद हम लोग बात करें तो वो बैरकपुर में हुआ। तारीख, इसमें कुछ चीजें जो नोट करने वाली हैं वो ये, मंगल पांडे 34 इन्फेंट्री बटालियन के थे। वह बैरकपुर में था उस समय। 34 इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर छावनी में था, बैरकपुर कैंटोनमेंट में था। और उसके बाद इन्होंने 29 मार्च को विद्रोह किया है और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई है। ये 4-5 बातें जो मंगल पांडे से अक्सर पूछता है कमीशन, वो आपको जानना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस बाय लॉर्ड डलहौजी। सेकंड ऑप्शन है सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, एंड थर्ड है मिलिट्री डिसकंटेंट, और फोर्थ है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो कॉजेस तो बहुत सारे, इमीडिएट से यहाँ क्या मतलब है और क्या कारण है, कौन से उसके प्रोविजन है? जी सर। राजस्थान पीसीएस ने इस सवाल को 1993 में पूछा है। अगर मैं इस सवाल में इमीडिएट हटा दूं तो इसके सारे जवाब सही। 1857 के विद्रोह के पीछे कोई एक कारण नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने राज्यों को हड़प लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है वो भी सुन लीजिए। वह राजा जिसके पास अपना बच्चा नहीं है, उस राजा के मरने के बाद राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट मिला लेगी इस बेसिस पे कि यू डोंट हैव एनी रॉयल ब्लड एंड यू डोंट हैव टू राइट द रूल। आपके पास शाही रक्त नहीं है, शाही खून नहीं है, तो राजाओं को एडॉप्टेड सन लेने का अधिकार नहीं था। और अगर आपने एडॉप्टेड सन ले भी लिया तो आप उसको मोनार्क नहीं दे सकते, आप उसे राजा नहीं बना सकते। तो डलहौजी ने बिना लड़े हमारे भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए यह पॉलिसी फ्रेम किया था। अंग्रेजों ने तमाम सेटलमेंट बना करके लूटा हमें। आपने सुना होगा, जॉन सुल्विन कहते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था कुछ ऐसे काम करती है कि वह यमुना के तट से सारी अच्छी चीजें सोख करके लंदन में टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। तो हमारे धन का प्रवाह भी इसी पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर में हुआ, इंडस्ट्री में हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स में हुआ। वो टाइम था जब फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन आई। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूख से मर गए। मोर देन 1 करोड़ भूख से मर गए। लगभग ये हालत था पूरे भारत का फेमाइन का, ये सरकारी आंकड़ा है। अब कहता है इमीडिएट कॉज का, ये सब तो आज की बात तो है नहीं, ये तो पहले चला आ रहा है। ये सब इमीडिएट कॉज नहीं है। लॉर्ड डलहौजी का 1848 में आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी या एक्सप्लॉयटेशन 1764 से स्टार्ट था, तो तब विद्रोह क्यों नहीं हुआ? तो मैं कहूंगा कि तब वो बारूद जमा हो रहा था धीरे धीरे, एक आम आदमी के मन में, किसान के मन में, सैनिक के मन में।
और उसमें चिंगारी क्या लगा दिया, द इमीडिएट कॉजेज इज मिलिट्री डिसकंटेंट, सैनिक असंतोष। हमारे भीतर जो गाय और सूअर की चर्बी थी उसने क्या कर दिया, इसमें आ दिया, या सैनिकों के असंतोष ने इस चिंगारी को भड़का दिया और इसने विद्रोह का स्वरूप ले लिया। अगर इमीडिएट न होता तो सारे कॉजेस सही हैं, लेकिन इमीडिएट लिखा है इसलिए इसका मिलिट्री डिसकंटेंट जो है वो ज्यादा बेहतर जवाब है, यही इसका सही जवाब है सर। बिल्कुल, तो बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। काफी जितने स्टेप्स लिए गए उससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, लेकिन जो विस्फोट हुआ वो मिलिट्री डिसकंटेंट से ही हुआ। बहुत खूब सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद द ग्रीज्ड कार्टिलेज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ये चाहूंगा सर कि आपने बताया कि इसको कार्ट्रिज में गन पाउडर रहता था जो कि कागज के एक कवर से था, उसके ऊपर वो ऑयल लगाया गया था, चर्बी जो लगाई गई थी मॉइस्चर से बचने के लिए। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ती थी कि उसको मुंह से छिला जाए? उसको तो हाथ से भी फाड़ सकते थे। और वो कार्ट्रिज क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? हाँ, वो भी एक चीज ये बताइए कि कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस क्यों किया गया अचानक, क्या जरूरत थी कि उसको इंट्रोड्यूस किया गया? इसके बारे में कुछ अगर ओपनिंग हो तो। सर सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब मैंने पहले सवाल के एक्सप्लेनेशन में दे दिया था। जब मैंने शुरुआत की थी मंगल पांडे ने, मैंने कहा था कि दिसंबर 1856 में एक नया राइफल आया था, एनफील्ड राइफल। उसके पहले जो राइफल था वो ब्राउन बैस राइफल था, जिसका जो मारक क्षमता, जिसका जो रेंज था वो कम था। तो रेंज को बढ़ाने के लिए ये किया गया था, और रेंज को बढ़ाने के लिए उसे और ज्यादा नुकीला बनाया गया था, और उसमें चर्बी जो थी उसे सुखाया गया था, और वो ज्यादा मात्रा में चर्बी लाया गया था, ज्यादा मात्रा में चर्बी को सुखाया गया था, और उसे सर हाथ से फाड़ पाना मुश्किल था। वो पशुओं की चर्बी थी, आप वो कागज नहीं था कि उसे कोई हाथ से नहीं फाड़ सकता था। वो तो दांत से काटने पे ही वो हटता, और अगर आप उसको नहीं काटते तो भाई गन पाउडर बाहर नहीं निकलता, फिर फायदा क्या था फायर करने का। तो गन पाउडर को बाहर निकालने के लिए उसको वो दांत से ही कटेगा, वो हाथ से नहीं कटता। दूसरा, लाया क्यों गया? तो मैंने आपको कहा कि ये लाया गया था कि उसका रेंज बढ़ सके, उसकी मारक क्षमता को और बेहतर किया सके, अपनी आर्मी को और ज्यादा ऑर्नामेंट करने के चक्कर में, और ज्यादा एम्पावर्ड करने के चक्कर में अंग्रेजों ने इस राइफल को इंट्रोड्यूस किया था। और दिसंबर 1856 आपको मैंने पहले भी बताया, इसका सही जवाब है। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत ही अच्छा बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। जी जी। ये तो काफी आपने अच्छा इसमें ओपनिंग दी कि एक तो चर्बी से था और वो इतना इजी नहीं था, और दूसरा गन, जब बैटल में है तो एक हाथ में गन रहता है तो दोनों हाथ फ्री नहीं रहता, हाथ से फाड़ने के लिए नहीं है, तो उसमें बहुत 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 बढ़िया। और इससे, इस राइफल से और इस कार्ट्रिज से एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और रेंज बढ़ गया, गोली चला। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड? हालांकि ये क्वेश्चन हमने फिर से देख लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक जानकारी ये चाहूंगा कि अपराइजिंग और म्यूटनी में डिफरेंस क्या है? ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस है उसको बोलते हैं कि एक केवल मिलिट्री म्यूटनी थी, मतलब सैनिक विद्रोह था, और अपराइजिंग है, तो बेसिक अंतर क्या होता है म्यूटनी और अपराइजिंग में? सर देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ा सा हम लोग मेंस की तरफ चलेंगे, चर्चा कर रहे हैं तो मेंस में सवाल कई बार पूछा गया। सवाल ये पूछा, यूपीएससी ने भी पूछा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी पूछा है कि 1857 के विद्रोह को क्या केवल सैनिक विद्रोह कहा जाए, राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए, क्या कहा जाए? तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसे अलग अलग कहा है। कुछ लोगों ने, जैसे एक इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार ELR रिज हैं, वो कहते हैं इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट क्रिश्चियन। कहा ये ईसाइयों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी। कुछ और ऐसे ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं इट्स जस्ट अ सिपाही म्यूटिनी, यह केवल एक सैनिक विद्रोह। अब ये क्या है? जैसे बेंजामिन डिज़राइली ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कहा इट वाज अ नेशनल रिबेलियन। अशोक मेहता ने कहा नेशनल रिबेलियन। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने किताब भी लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एंड उन्होंने कहा कि यह भारत की आजादी का पहला युद्ध था। तो ये सारा फैक्ट का भी डेटा है। ये भी पूछता है कि किस किस इतिहासकार ने उसको क्या क्या कहा है, बट था क्या है। अगर हम इसे ये कहें कि इट वाज जस्ट अ सिपाही म्यूटिनी, देन व्हाई
peasants were participated, then why Rani of Jhansi was participated, then why Begum of Awadh, Tatya Tope, Nana Sahab, Mughal emperor was participated? No, it was not just a Sipahi mutiny. It was really a uprising. It was really a national rebellion which was participated by the all class of the nation. अगर आप जमींदारों अमीरों को छोड़ दें, क्योंकि जमींदार उस समय अंग्रेजों के भक्त थे, और इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे वर्ग ने, किसान ने, युवाओं ने, राजा ने, महिलाओं ने, नवाबों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। तो इतना बड़ा पार्टिसिपेशन के बाद हम ये कैसे कह दें कि इट वॉज जस्ट सिपाही मutiny? बहुत से जगहों पे अंग्रेजों को हमारे सामान्य नागरिकों से सामना करना पड़ा। तो यह केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, यह राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य कारणों पर टिका हुआ एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ओके, बहुत खूब सर। सो एक तरह के ये जन चेतना जाग गई थी और मंगल पांडे ने इस चीज को स्प्रेड किया। तो ये केवल सिपाही, जो सिपाही थे उन तक नहीं था, ये लोगों तक पहुंच गया। ये पॉलिटिकल एक रिवॉल्ट सा बन गया था। तो हमने पहले ही देख रखा है कि ये बैरकपुर कंटेनमेंट एरिया से रिलेटेड थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी कुछ एक्सप्लेनेशन हमें मिलता हुआ पहले के डिस्कशन में मिल चुका है। फिर भी एक देखते हैं कि इसमें क्या आउटकम हो सकता है इस क्वेश्चन का, कि which one of the following conceptions is true about the revolt of 1857? Indian historians have described it as an Indian mutiny. British historians have described it as a war of independence. See here, it gave a death blow to the system of East India Company's rule in India, and it was for the improvement of administrative machinery in India. इसमें कुछ आप प्रकाश डालिए, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट बताना। सर, ये सवाल जो है वो सीधा सवाल है कि इम्पैक्ट क्या था, उसका इम्पैक्ट और नेचर के बारे में बात करता है। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने इसे नेशनल रिबेलियन कहा है मैक्सिमम। अगर आप कुछ लोग को छोड़ दें, जैसे हम सर सैयद अहमद खां की बात करें, तो सर सैयद अहमद खां ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है। आरसी मजूमदार साहब ने भी इसे सिपाही विद्रोह कहा है। तो कुछ अगर हम भारतीय इतिहासकारों को छोड़ दें, तो बाकी सारे इतिहासकार, चाहे वो अशोक मेहता हो, चाहे वो एस एन सेन हो, चाहे वो सर शायद अभी कॉल की आवाज आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं, आप रुक जाइए एक। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें 1857 में जो भारतीय इतिहासकार थे, उन भारतीय इतिहासकारों ने इसे एज ए नेशनल रेबेलियन साबित किया, और ब्रिटिश इतिहासकारों ने कोशिश किया कि इसे डिग्रेड किया जाए, इसे और ज्यादा डिमोरलाइज किया जाए। इसलिए वो जानबूझ करके इसे कहते कि कुछ नहीं, सिपाही विद्रोह था। हाँ, लोगों ने कहा मुट्ठी भर सिपाहियों का विद्रोह था। मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये मुट्ठी भर सिपाहियों का विद्रोह था, तो ब्रिटिश सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसी मुट्ठी भर सिपाहियों के विद्रोह ने आपके सिंहासन को हिला दिया। वो बड़ी अच्छी दो लाइनें मुझे याद आती हैं, बहादुर शाह जफर ने हडसन से कही थी। वो सिलसिला ये है कि बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, और हडसन को मालूम था कि जफर साहब शायर हैं। तो हडसन ने कोशिश की, कहा दम दमे में दम नहीं, अब हो गई शमशीर हिंदुस्तान की। कहा दम दमे में दम नहीं, अब हो गई शमशीर हिंदुस्तान की। ऐ जफर खैर मांगो हमसे नहीं जाए। बहादुर शाह जफर एक बूढ़ा बादशाह जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जो जंजीरों में सर से पैर तक जकड़ा हुआ है, जिसके सामने कुछ नहीं बचा है, उसे पता वो झुकता नहीं है। वो नहीं झुका और उसने कहा कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक पहुंचेगी तेग हिंदुस्तान की। और यही इस सवाल का जवाब है
बहादुर शाह जफर ने जो कहा वही सटीक बातें हुई। उन्होंने कहा कि खुदा करे कि हमारे बागी ईमानदार रहें और उन्हें कोई धोखा न दे। बहादुर शाह जफर को भी धोखे से पकड़ा गया था। कहा हमारे तलवारों की गर्मी तुम्हें लंदन के ताज तक महसूस होगी, तुम्हें लंदन के सिंहासन को ये पिघलाने वाली गर्मी होगी। और यही हुआ। इस विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी को सामने आना पड़ा। लंदन का ताज हिल गया, पूरा सिंहासन डोल उठा और ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो ये बहुत सीज का सही जवाब था। और जी ये जी लाइनें जो बहादुर शाह जफर साहब ने कही थी बिल्कुल सटीक बैठी, वो इम्पैक्ट जी। था। और उसके बाद हडसन ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गोली मार दी, वो तब भी नहीं झुका। और उसके बाद उनके 12 वर्ष के पोते को भी हरम से ला करके उनके सामने गोली मार दी, वह तब भी नहीं झुका। हडसन को समझ में आ चुका था कि इसे कोई झुका नहीं सकता। और संभवतः अगर मैं कहूं तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अपने आप में पूरा हिंदुस्तान था। और इसलिए उसने सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया। उसने अपनी जान की भीख नहीं मांगी। बहुत बहुत खूब। इसका सही आंसर तो सर सी है। ईस्ट इंडिया बिल्कुल कंपनी को मृत्यु दे दी गई, समाप्त कर दिया जी। गया। अच्छा, तो मतलब एक तरह का ये 1857 एक वाटर सेट है, जल विभाजक का काम कर रहा है जी और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन होती होगा है। और ब्रिटिश हाँ गवर्नमेंट यहाँ से एंट्री करेगी। हाँ, एंट्री करेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज bestowed with the title of साहेब आलम बहादुर by बहादुर शाह during the uprising of 1857। तो इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताएं सर। जी, साहिब आलम कहा गया है सर। इसमें जो सही जवाब है वो अजीमुल्लाह साहब है। जी अजीमुल्लाह साहब ने, हाँ अजीमुल्लाह साहब, ये पूछा हुआ सवाल है आरो यारो में। अजीमुल्लाह साहब जो है वो फैजाबाद से इस विद्रोह के लीडर थे और इनके साथ फैजाबाद से लियाकत अली थे। और इसके पहले अजीमुल्लाह साहब ने दिल्ली में भी बहादुर शाह जफर के साथ ये विद्रोह कर रहे थे। बहादुर शाह जफर साहब के साथ एक व्यक्ति और जिनका नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वो उनके सेनापति बख्त बहादुर खां थे। तो बख्त बहादुर खान के बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे सर? कुछ बच्चों को बख्त कंफ्यूजन होता है बहादुर कि खां अजीमुल्लाह और बख्त। जी दरअसल बख्त बहादुर खां साहब जो है वो मुगल सेना में सेनापति थे। और इन्होंने ही पूरी दिल्ली को एक दिन में, मुझे तारीख भी पता है, दिल्ली जी में जब विद्रोह की बात होती है तो 11 मई को, 10 मई को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ से विद्रोही पैदल पैदल पहुंचे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में और 11 मई को वहां पे उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद करने की गुजारिश की। तो सबसे पहले वह व्यक्ति जो कि इस विद्रोही खेमे को समर्थन देता है वो बख्त खां थे। और उसके बाद बहादुर शाह जफर, हालांकि बूढ़े हो चुके थे बहादुर शाह जफर। हमने सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ा शानदार लिखा इनके बारे में कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बहुत खूब। वह मुगल बादशाह जो बूढ़ा हो चुका था, जो उम्र 72 साल व्यक्ति जीने की इच्छा छोड़ देता है, उस दौर में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने जब तलवार उठाया तो अंग्रेजों को नानी याद दिला दी। और उनके साथ लड़ने वाले व्यक्तियों में वक्त खां थे। वक्त खां ने मिलकर के बहादुर शाह जफर के साथ महज 1.5 दिन में 11 मई को विद्रोह शुरू हुआ दिल्ली में और 12 मई को पूरी दिल्ली में एक भी अंग्रेज दिखाई नहीं पड़ा। एक भी अंग्रेज नहीं था। अंग्रेजों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया इन दो लोगों ने। सर, तो ये तो आपने बहुत बारीकी चीज हम लोगों के साथ शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। हालांकि हम लोगों ने देख रखा है, तो इसमें मेरे ख्याल से तो वही मिलिट्री डिसकंटेंट माना जाएगा। और क्या आपका पॉइंट है सर? मिलिट्री डिसकंटेंट माना जाएगा, मेन कॉजेज यही है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा इसमें आप प्रकाश डालेंगे सर, ये मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहा है, यहाँ पे कुछ इनका कुछ रोल बढ़ता है यहाँ पे सर देखिए, ये हालांकि इसमें सिर्फ इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। दरअसल हुआ क्या था
कि इसमें बहुत सारा रिलीजियस कॉजेज इन्वॉल्व है इस बैटल, इस रिवॉल्ट के पीछे। 1833 से 1813 से ही इनफैक्ट ईसाई मिशनरियों को, 1813 से ही ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी गई, आज्ञा दे दी गई। अभी ईसाई मिशनरी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि कन्वर्जन कर रहे थे, धर्म का धर्मांतरण कर रहे थे, द रिलीजियस कन्वर्जन। और इन्होंने कई बार धोखे से, लालच देकर के, प्रलोभन देकर के, या कई बार गुपचुप तरीके से लोगों को ईसाई बनाने का कार्यक्रम, प्रोपेगेंडा का चालू है। ये करते क्या थे कि जो इस्लाम एरियाज थे, जो गरीब बस्तियां थी, भाई ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जहां पे भारत में फमाइन चल रहा था, भारत में मैक्सिमम इलाके गरीब हो चुके थे, किसानों के पास कुछ बचा नहीं था इनकी पॉलिसीज की वजह से, तो उनको ये फूड प्रोवाइड कराते थे, उनको ये मेडिसिन प्रोवाइड कराते थे, और उनके गले में क्रॉस का माला डाल करके वो हाथ में 2 कैंडल थमा दिया कि लो आपके आज से तुम क्या हो, ईसाई। और उनका नाम भी बदल देते थे। हालांकि वह व्यक्ति अंदर से कितना बदला ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑन पेपर इन्होंने बहुसंख्यक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया, और ये सफल भी रहे। ओके, तो भावनाओं के रूप में लोगों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए ये रिलीजियस जो कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, ये इस समय से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा इनका मेन रीजन यही था कि हम धर्म के आधार पर लोगों को अपने आप से जोड़ करके, धर्म से डरा करके लोगों को उन पर रूल कर सके। Okay, sir. The first war of independence, 1857, started from लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। यहाँ पे थोड़ा सा सर आप मुझे बताइएगा कि बैरकपुर में तो मंगल पांडे ने एक इनिशिएट कर ही दिया था। सर ये बैरकपुर से मैं शुरू करूंगा। जी। अब मेरठ कैसे आपस में कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा। हुआ क्या कि 29 अप्रैल, हालांकि ये कहानी अगर आप शुरू कहेंगे तो दिसंबर 1856 से शुरू हो जाती है, जब रॉयल इनफील्ड या इनफील्ड राइफल जब भारत आता है। उसके बाद जनवरी में आपको मैंने बताया 23 जनवरी, 26 फरवरी, हाँ, बहरामपुर और दमदम में हुआ, लेकिन वहां पे बड़े पैमाने पे नहीं हो पाया। वहां के सैनिकों को क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया और विद्रोह दब गया। बैरकपुर में ये लोग डिसकंटिन्यू करने के मूड में नहीं थे सैनिकों को, कि भाई अगर हम हर जगह से सैनिकों को टर्मिनेट करते रहेंगे हमारे पास सैनिक बचेगा कहां, का इनको फोर्सफुली इससे जो है फायर करवाना है। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि मंगल पांडे ने रिवोल्ट कर दिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को जब फांसी दी गई, तो उसके बाद इस विद्रोह को अंग्रेजों ने तो समाप्त मान लिया, क्या बात खत्म हो गई, अब क्या, मंगल पांडे को हमने फांसी दे दिया, वही एक आदमी था जो कि बड़ा फुदक रहा था, मार दिया उसको, खत्म कहानी। लेकिन ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। हम लोगों ने मंगल पांडे को देख करके सीखा कि अगर अकेला मंगल पांडे विद्रोह कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं, अगर अकेला मंगल पांडे विद्रोह कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं, अगर हम भी विद्रोह करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो लोगों ने एक तारीख तय की, 31 मई 31 मई की तारीख तय की गई, और जगह जगह गांव में, सैनिक छावनियों में इसका सिंबल रखा गया, रोटी और कमल। अब एक सवाल ये भी बनता है कि रोटी और कमल ही क्यों चुना गया। रोटी जो है वो किसान को रिप्रेजेंट कर रही थी, और कमल का फूल भारतीय सैनिकों को रिप्रेजेंट कर रहा था। भारतीय सैनिकों की भी हालत ब्रिटिश राज्य में कमल के फूल जैसी थी, जो चारों तरफ कीचड़ से घिरा हुआ था। तो ये हमने सैनिक छावनियों में कमल का फूल बांटना शुरू किया, ये मैसेज देना शुरू किया कि 31 मई को विद्रोह कर देना है, 31 मई को विद्रोह कर देना है। और हमने गांव गांव रोटियां बांटी, 31 मई को विद्रोह करने का मैसेज दिया हम। लेकिन अचानक मेरठ की सैनिक छावनी में हुआ ये कि जब इस बंदूक को मेरठ सैनिक छावनी में लाया गया, तो मेरठ सैनिक छावनी में एक व्यक्ति है कदम सिंह, और वहां भी फिर वही पुराना डायलॉग अपनाया गया कि भैया फायर करो, तुम नहीं करोगे तो हम फायर करेंगे। और फिर से गाली दी गई एज यूजुअल, जैसा वो हमारे साथ करते थे व्यवहार। तो अब सबको मालूम था भाई अंदर आग जली हुई थी कि हमें 31 को विद्रोह करना है, लेकिन वो सैनिक रुक नहीं पाए। उन सैनिकों ने एक साथ, सारे सैनिकों ने एक साथ मंगल हुए, उठाया बंदूक और उसी राइफल से फायर किया, लेकिन इस बार टारगेट पे फायर नहीं किया, अंग्रेजों पे। अचानक हुए इस फायर से अंग्रेज संभल ही नहीं पाए, उन्हें पता नहीं था कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। और महज 3 घंटे में
पूरी मेरठ सैनिक छावनी साफ, वहां एक भी अंग्रेज नहीं। मेरठ का अंग्रेज जिलाधिकारी मेरठ छोड़ के भाग गया और पूरे शहर पे कब्जा, विद्रोहियों का, विद्रोही सैनिकों का पूरे शहर पे कब्जा। जी सर, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहे थे। हाँ, मैं सर कह रहा था कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या 1857 का जो विद्रोह है वह मेरठ से शुरू हुआ, लेकिन कहानी मंगल पांडे से मेरठ तक कैसे पहुंची? मंगल पांडे की मृत्यु के पश्चात लोगों में एक और जो है बदले की भावना भड़क उठी। हम उससे दबे नहीं, अंग्रेजों ने मान लिया कि शायद दब गया, दबा नहीं, वो सिर्फ एक लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे लेता है। तो हम थोड़ी देर के लिए चुप हुए और हमने तारीख तय किया, 31 मई को हम विद्रोह करेंगे। कहां कहां विद्रोह करेंगे? तो 31 मई को हमने पूरे भारत में एक साथ विद्रोह की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही 10 मई को मेरठ के सैनिक छावनी में बंदूक लॉन्च किया गया और फिर वही पुरानी प्रक्रिया, तो लोगों को गुस्सा आया मंगल पांडे की तरफ और लोगों ने उठाया बंदूक और फायर करना स्टार्ट किया। इस बार फायर टारगेट पे नहीं किया, अंग्रेजों पर किया। इसके पहले कि अंग्रेज कुछ समझ पाते, उनकी संख्या शून्य रह गई घट करके। कोई भी अंग्रेज मेरठ सैनिक छावनी में जिंदा नहीं बचा। मेरठ का जिलाधिकारी जिला छोड़ करके फरार हो गया और उसके बाद हमने वहां पे उन सारे जेलों को तोड़ दिया और इस तरह से मेरठ से शुरुआत हुई। और हम लोग अगले दिन मतलब शाम को 6 बजे चलना शुरू किया। लगभग मेरठ से दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है और पैदल चल करके दिल्ली पहुंचे विद्रोही और फिर दिल्ली से पूरे भारत में प्रचार हुआ। इस सवाल का सही जवाब मेरठ है। बहुत खूब सर। तो जो मंगल पांडे की जो शहादत थी वो एक सेंटीमेंट में बदल गई और वही कुछ मेरठ में फिर से वो जो है एक नया अपराइजिंग हुआ। जी जी। The first event relating to the War of Independence of 1857 was, तो इस पे छोटा सा एक अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दें सर इस क्वेश्चन के ऊपर। सर प्रश्न कहता है कि पहला घटना कौन सा था, सबसे पहला क्या हुआ था? इसमें कहता है कि सबसे पहला घटना कौन सा था। इसमें 4 घटनाएं, चारों घटनाओं का संबंध 1857 के विद्रोह से है। हम लोग सर बिल्कुल सीक्वेंस 1856 दिसंबर से लगातार कहानी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। और आपने जो नाम है अपनी संस्था का डायलॉग मंच, मुझे लगता है कि ये डायलॉग हम दोनों के बीच का एक कहानी को आगे बढ़ा रहा था, जिसमें हमने कई सवाल समझे, कई सवाल को जाना है। अगला जो पड़ाव है हमारा इस सवाल का, उसमें सबसे पहले जब मेरठ के सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया, उसके बाद वो दिल्ली गए और दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उनको समर्थन के क्षेत्रों में फैला। उसके बाद वह विद्रोह जो है कानपुर, और उसके बाद वह विद्रोह अवध में आया और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में विद्रोह झांसी पहुंचा है। तो सबसे पहला जो इवेंट होगा इसमें वह सिपाहियों का मार्च है, जो 10 मई को ही उन्होंने शाम को 6 बजे चलना शुरू किया था और अगले दिन सुबह सुबह वो पहुंचे। और विपिन चंद्रा साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है कि लगता है रात अभी 1 पहर बाकी है। इन्होंने लिखा कि उतना भोर हो रहा है, अभी रात बाकी है, चिड़िया अभी अपने घर में है। और अगले ही पल जैसे ही विद्रोही सिपाहियों के कदमों की आहट दिल्ली में आई तो चिड़ियों ने चहचहा कर उनका स्वागत किया। सूरज ने अपनी पहली किरण से, शानदार लिखा है विपिन चंद्रा साहब ने इसके बारे में। तो पहला जो घटना वो है विद्रोही सिपाही जो है दिल्ली में आए और जाकर के वो मिलते हैं लाल किले में मुगल बादशाह से। और ये लोग 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर फहराते, क्योंकि लाल किला इस आजादी की लड़ाई का पहला चश्मदीद गवाह है, या वो पहला पॉइंट है जहां से ये पूरे भारत में फैला। और एक तरह से प्रतीक 15 अगस्त के दिन जी जी, जो लड़ाई थी, जो स्वतंत्रता की संघर्ष थी,
उसका हाँ, एक ये सिंबॉलिक एक तरह से जेस्चर भी सिंबॉलिक बना। मतलब है जी, सिंबॉलिक जी मतलब। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम अपने अंतिम पड़ाव में आते हैं, और जी चूंकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि सिंबल ऑफ हाँ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज लोटस इन चपातीज, हाँ। और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रकाश डालना चाहेंगे? सर एक्स्ट्रा वही कि एक सवाल है सर, थोड़ा सा मीन्स की बात करें, हम अंडरस्टैंडिंग जी की बात करें कि जी। रोटी और कमल को ही क्यों चुना। हम्म सर ये लोगों को उनकी भावनाओं से जोड़ने के लिए था। उस समय जो सबसे दुखी वर्ग था वो किसान था। हम्म। किसान दुखी था क्योंकि किसान का एक बच्चा इंडस्ट्री में काम करता है, कि हमारे उद्योग धंधे ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की वजह से मर गए। एक बच्चा कुछ मिट्टी के खिलौने बना के बेच रहा था, उसका हस्तशिल्प भी क्या हो गया, हम्म। टूट गया, क्योंकि ब्रिटिश के जो गुड्स थे वाकई भारतीय बाजारों में लाद दिए गए। और सिपाही था, फौजी था, किसान तो पहले से दुखी था। वो तो 1764 के बाद से परेशान था, क्योंकि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त जैसे बंदोबस्तों ने उसे कहीं का न छोड़ा। इस समय लिखते हैं, इतिहासकारों ने लिखा है, जेल सरकार कहते हैं हालात इतने खराब थे कि शिल्पियों ने अपने अंगूठे कटवा लिए ताकि उन्हें लगान न देना पड़े। तो इस विषम परिस्थिति में किसानों को, शिल्पियों को और मजदूरों को जोड़ने के लिए रोटी रखा गया। और कमल के फूल के जैसा जीवन था, चारों तरफ कीचड़ था, फिर भी उसे कीचड़ में रहना था और उससे अलग भी रहना था। तो कुछ ऐसा ही मोर और लेस हालत था भारतीय सिपाही का। इसलिए सिपाहियों की भावनाओं से जो जुड़ता था वो कमल का फूल जुड़ रहा था। हालांकि कोई भी पुष्प शांति का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ पे कमल का फूल एक क्रांति का प्रतीक था, एक नए बदलाव का प्रतीक था, आजादी के संघर्ष का प्रतीक बना। बहुत खूब सर, आपने इतना डेप्थ में और एक तरह से मानिए तो एक क्यूरियोसिटी जगा दी आपने, इतिहास को फिर से देखा जाए। और चूंकि हम लोग तो पर्टिकुलरली इतिहास के विषय के तो रहे नहीं, मतलब हमारा कुछ मतलब उतना पकड़ तो था नहीं, पर एक क्यूरियोसिटी ऐसी आई कि हम फिर से झांके इन पहलुओं को, फिर से एक बार देखें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इस सेशन को हम एंड करते हैं। और मृत्युंजय सर के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, इनके टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वीडियोस जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको और थोड़ा डिटेल मिल जाएगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस मंच को ज्वाइन करने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक सर, जय हिंद। जय हिंद सर।